हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी किसी भी न्यूज़पेपर में आए होंगे, उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और भी आज की जो भी न्यूज़ हमारी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। तो सबको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। और डेली की तरह मैं आपको बताऊँ आपको क्या करना है। जब भी क्लास देख रहे हो तो साथ में जो है शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि वो आपके रिवीजन के काम आते हैं। इतने सारे आर्टिकल जो डेली पढ़ाती हूँ एक साथ याद करना या एक साथ सबको पढ़ना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10-20 मिनट की क्लास देखी, उसके बाद ठीक है टाटा बाय बाय। मतलब उन्होंने सोचा कि आज देख लिया मतलब मेरा दिमाग आइंस्टाइन जैसा है और एक बार देखूंगा मुझे सब याद हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ही सलाह है कि जब भी मैं कुछ पढ़ाऊँ उसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं बना के रखो, ठीक है। देखो हमारा आज का पहला आर्टिकल है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। नाम के साथ साथ जो इसका शुभंकर तरीके से इमेज या फिर जो नाम रखा गया है वो भी बहुत प्यारा सा है। देखो यहाँ पे इमेज तो नहीं है, ठीक है, एक लड़की है बहुत प्यारी सी क्यूट सी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे राज्य हैं 8 राज्यों को रिप्रेजेंट कर रही। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक जो आयोजन हो रहा है उसका नाम क्या है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन पहली बार जो है दिल्ली में हो रहा है। तो याद रखना है आपको। देखो लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया है 6 दिसंबर दिल्ली के भारत मंडपम। पहली बार आयोजन हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना है। और जो है अष्ट का मतलब है 8, ठीक है। लक्ष्मी का मतलब तरीके से वहाँ पर जो है हमें विकास वगैरह करना है। 8 मतलब जो हमारे पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं टोटल, उनको यहाँ पे इंक्लूड करके रखा गया। उनसे संबंधित जो भी वहाँ का कल्चर है, संस्कृति है, वहाँ के व्यापार की चीज़ें हैं, खाने पीने पहनने की जो भी है, सबको जो है सरकार बढ़ावा देना चाहती है ताकि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार जनरेट हो पाए, ठीक है। जो वहाँ की चीज़ों की मांग बढ़ेगी हमारे पूरे भारत में या अन्य जगहों पर, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग बनाएंगे, उसको उत्पादन करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पे सरकार जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए समय समय पर नई नई योजनाएं लाती रहती है। तो उसी का एक अगला रूप है, ठीक है। पूर्वी, देखो नाम क्या है, हमारे सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, इसलिए शुभंकर या मतलब एक तरीके से होता है ना कि इसका एक सिंबल क्या होगा जब भी कोई प्रोग्राम होता है बहुत बड़े लेवल पर तो उस पे जो है शुभंकर से रखे जाते हैं। तो इसका शुभंकर जो है लड़की है छोटी सी और वो पूर्वी नाम रखा गया उसका, ठीक है। पहली बार मनाया जा रहा है, याद रखना है। पूर्वोत्तर भारत के जो 8 राज्य हैं उनकी सुंदरता, विविधता और संभावनाओं का प्रदर्शन। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ना बहुत खूबसूरत से है, पहाड़ी इलाके हैं, बारिश खूबसूरत, वहाँ पे वनस्पति है। तो उन सबको हम प्रमोट करना चाहते हैं ताकि यहाँ से लोग जो है वहाँ का सामान खरीदें, साथ में वहाँ पे जो है पर्यटन के लिए भी जाए। क्योंकि आपको मैंने बताया कि बहुत सारे पहाड़ी राज्यों की जो एक तरीके से इनकम है या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पे चल रही वो सब डिपेंड करता है पर्यटन पे। अगर लोग घूमने नहीं जाएंगे तो वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बढ़ाना चाहते हैं। अष्टलक्ष्मी के 8 रूपों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए अष्टलक्ष्मी नाम रखा गया है। देखो क्या है, समृद्धि, ऐश्वर्य, पवित्रता, धन, ज्ञान, कर्तव्य, कृषि, पशुपालन। तो यहाँ पे अष्ट लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्मी के 8 रूपों को यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपको कला शिल्प से संबंधित सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगला आर्टिकल हमारा यहाँ पर है एशियाई विकास बैंक ADB से हमने फिर से लोन लिया है $50 मिलियन का। यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। तो जल मतलब कहीं पर अगर जल की संवेदनशीलता है, मतलब जो है जल की कमी है, पीने वाले पानी की कमी है या सिंचाई के लिए पानी की कमी, तो उसको हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए पैसा लिया गया है। और ये खासकर जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, पूर्वी जो राज्य हमारा है उत्तर का, मेघालय को खासकर ध्यान में रख कर लिया गया है। कितना लिया गया है, $50 मिलियन। इसके पहले जो हमने ADB से जो है अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था $98 मिलियन लिए थे, हमने लिए थे ना, बागानी कृषकों के प्रोत्साहन के लिए कि जो भी बागानी किसान हैं फल फूल वगैरह जो भी उगाते हैं उनको उत्पादन में सहायता मिले, उनको मार्केट मिले, उसके लिए हमने 98 मिलियन लिया था। दोबारा फिर से ऋण ले लिया है, कितना, 50 मिलियन, याद रखना है।
भारत सरकार और एशिया बैंक के साथ जो है इतने रुपए का ऋण का यहाँ पे समझौता हुआ है। जल संचयन, आपको बताया मैंने, जल संचयन प्रणाली का निर्माण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए खासकर जो है मेघालय में जलवायु अनुकूल जल संचयन परियोजना के लिए। तो वहाँ पे क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा जैसे तक से कमी है। हमें लगता है कि पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ पर तो नदियाँ हैं, बारिश है, लेकिन पानी की कमी कैसे? तो पीने वाले पानी की कमी, साफ पानी की कमी है। सिंचाई के लिए कुछ चीज़ें जो है सुविधाएं, नहर वगैरह, या फिर जो है नहर हो गई है सिंचाई पद्धति, या फिर कुछ भी जो नया है समय के साथ वो वहाँ पे उपलब्ध हो, इसकी यहाँ पर खासकर ध्यान रखा जा रहा है। स्थापना बात करें एडीबी की 1966 में स्थापना हुई है। 69 मेंबर हैं। फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है। हमने इतनी बार पढ़ा, इसको ऑलरेडी याद हो गया होगा अभी तक। कब स्थापना हुई है? 1966 में स्थापना, 69 मेंबर्स, और जो है क्या है, मनीला फिलीपींस में जो है इसका मुख्यालय है। एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक बहुक्षेत्रीय, बहुत सारे देश यहाँ पर शामिल हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पैसे देता है, ऋण देता है। अगर बात करूँ एडीबी में शेयर होल्डर्स की, कुछ दिन पहले आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि यूएसए, ठीक है, प्लस जापान, मतलब प्लस का मतलब ये है कि यूएसए के पास भी 15.6% शेयर हैं, जापान के पास भी 15.6% शेयर है, चीन के पास जो है 6.4 और भारत के पास जो है कितने हैं? 6.3। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और लास्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है 5.8% शेयर। तो सबसे ज़्यादा शेयर किसके हैं एडीबी में? जापान के 15.6 और दूसरा है यूएसए के। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाया आपको, फिर भी रिवीजन के लिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, भारत हॉकी टीम ने जीता है जूनियर एशिया कप। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान को हरा के जीता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो पहले याद रखना है भारत ने कौन सा जीता है तो जूनियर एशिया कप। किसमें? जूनियर एशिया कप किसमें जीता है? हॉकी के खेल में जीता है। तो फाइनल मुकाबले में भारत ने जो है पाकिस्तान को जो है 5 हमारे 3 उसके गोल, तो 5-3 से हराकर जीता है। भारतीय हॉकी ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। तो ठीक है, पहली बार कुछ नहीं है यहाँ पे, सेकंड टाइम है जीता है इसको, और पाकिस्तान को हराकर जीता है इस बार। तो याद तो रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि ये वाला भूल जाओगे कि हॉकी में जो हमने जूनियर एशिया कप जीता है, किसको हराकर जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर। ये भारत का 5वां जूनियर जो है एशिया कप था, हम 5वीं बार इसको खेल रहे थे। अगर बात करें जूनियर एशिया कप की, देखो पहले तो कभी एज को लेकर कन्फ्यूजन हो तो एज देखो क्या लिखा हुआ है, जूनियर से याद रखिएगा 21 वर्ष से कम उम्र के सभी खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, भागीदारी कर सकते हैं। 11वां संस्करण है। इस बार जो आयोजन कहाँ पर हुआ है? आयोजन यहाँ पर हुआ है, कहाँ पर? ओमान में। ठीक है, ओमान में यहाँ पर आयोजन हुआ है, मेज़बानी इसके द्वारा की गई है। और आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा। जब भी इस खेल का आयोजन होगा इसी के द्वारा यहाँ पर होगा। इस पर टूर्नामेंट में 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में कौन कौन से देश शामिल हैं देखेंगे। भारत है, बगल में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थाईलैंड, या फिर उसके पहले लिखते हैं कि भारत के थोड़ा बगल में जाएंगे चीन मिलेगा, उसका थोड़ा सा और आगे जाएंगे आपको थाईलैंड मिलेगा, चीन के थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो ताइवान मिल जाएगा, और उसके ऊपर थोड़ा सा आ जाएंगे तो दक्षिण कोरिया और जापान मिल जाएगा। कैसे बताया मैंने आपको? भारत जाएंगे, चीन, फिर जाएंगे थाईलैंड, जाते हैं ना लोग, थाईलैंड जाएंगे, फिर ताइवान जाएंगे, चीन के थोड़ा सा नीचे है, फिर क्या है यहाँ पर दक्षिण कोरिया। कभी भी उत्तर कोरिया है तो वैसे भी कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे आज़ादी के नाम पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया, और लास्ट में क्या याद रखना है आपको? जापान। ठीक है, ये सारे जो है ग्रुप ए में हैं। अब आते हैं हम ग्रुप बी में। तो हमारा प्यारा पड़ोसी देश जिसको हमने हराया है पाकिस्तान जो है वो ग्रुप बी में है। मलेशिया भी ग्रुप बी में है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, चीन नहीं है, चीनी ताइपे जिसको हम ताइवान बोलते हैं। तो चीनी ताइपे जो है वो ग्रुप ए में है,
और ग्रुप बी में है चीन, ठीक है, चीन चीनी भाई भाई वाला हो गया, कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो चीन याद रखना है ग्रुप बी में है। ओमान जहाँ पर इसका आयोजन है, मेजबानी जिसके द्वारा की गई है, वो बेचारा ग्रुप बी में है, और बांग्लादेश भी ग्रुप बी में है। तो जितने हमारे यहाँ पे ऐसा जितने हमारे कट्टर कठोर दम बिल्कुल निर्दयी पड़ोसी देश है, वो सारे यहाँ पे ग्रुप बी में है। पाकिस्तान भी ग्रुप बी में है, चीन भी ग्रुप बी में है, बांग्लादेश भी ग्रुप बी में है, ठीक है। 3 तो यही होगा, 2 बचे मलेशिया और ओमान, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि जिसने मेजबानी की है वो भी बेचारा ग्रुप बी में है। एक नया यहाँ पर DTA चैनल खोला गया है, तो नाम क्या है उसका, PM-E विद्या। याद रखना है ये सांकेतिक भाषा को प्रमोट करने के लिए है। अब जो है न्यूज चैनल हो या यूट्यूब कहीं पर भी हो, ऑनलाइन हिंदी में पढ़ाने को मिल जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सांकेतिक भाषा के रूप में। अब जैसे क्या है, सांकेतिक भाषा का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा वहाँ पर मेरा वीडियो देख रहा है जो कि बोल नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है, उसको जो है इशारों से सारी चीज़ समझानी है। मुझे तो नहीं आती है सांकेतिक भाषा, यही आर्टिकल अगर मुझे सांकेतिक भाषा में समझाना हो तो मैं नहीं समझा पाऊंगी। मतलब क्या है, बेचारा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोल नहीं सकता है और सुन नहीं सकता है, उसको जो है सिर्फ ये पढ़ना पड़ेगा, अगर उसने पढ़ रखा है, पढ़ना सीखा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा को यहाँ पे आगे बढ़ावा देने की बात की जाए, ताकि उनको भी हम चीज़ें नॉलेज प्रोवाइड कर पाएँ जो सुन या बोल नहीं सकते, जिनको जो है सांकेतिक भाषा से इशारों के माध्यम से सब कुछ जो है समझाना पड़ता है। तो भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में आई थी, उसी के उद्देश्यों को समर्थन करती है। भारतीय सांकेतिक भाषा को पूरे देश में मान्यकृत किया जाए, मतलब पूरे देश में हम चाहते हैं कि हर जगह इसको लागू किया जाए। अब बात करें PM-E विद्या DTA चैनल की, तो क्या है ये, भारतीय सांकेतिक भाषा को एक भाषा के साथ साथ एक स्कूली विषय के रूप में भी बढ़ावा देने की। अब क्या है, स्कूल में आपको हिंदी भाषा भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, और भी अन्य भाषाएं कई के विद्यालयों में होती है, लेकिन सांकेतिक भाषा जो कि एक तरीके से कम्युनिकेशन मोड होता है बहुत सारे लोगों के लिए, वो किसी भी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज कहीं पर नहीं पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आप जो है स्कूल के पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल किया जाए, ताकि बच्चों को जो है शुरुआत से ही ये चीज़ें पढ़ने को मिले। इससे होगा क्या, कई बार आप ये भी देखोगे कि ऐसे बच्चे भी सांकेतिक भाषा सीखने का प्रयास करेंगे जो नहीं बोलने और जो है सुनने में सक्षम है, क्योंकि एक तरीके से इंटरेस्टिंग है, कुछ नया करने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा, इसमें लोगों को यह भाषा सीखने की सुविधा मिल जाएगी। अगर देखो, अब होता है कि आजकल फ्रेंच सीखनी है या फिर जो है चाइनीज सीखनी या कोई भी अन्य विदेशी भाषा सीखनी, तो क्या होता है, बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में ढूंढते कि कहीं कोई पढ़ा दे, हमें फ्रेंच सीखनी है, हमें रशियन सीखनी है, हमें ब्रिटिश एक्सेंट वाली इंग्लिश सीखनी है, हमें अमेरिकन एक्सेंट वाली इंग्लिश सीखनी है। अगर ये हमारे कहीं पर भी किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा भी कहीं पाठ्यक्रम में रखी जाती है कि भाई सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो, हम एक टीचर जो है अध्यापक रखेंगे, तो वहीं से सीख लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है एक तरीके से इनोवेशन किया जा रहा है, ताकि सांकेतिक भाषा को भी आगे लाया जा सके। अगला आर्टिकल हमारा है, जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI ने 1000 करोड़ रुपए मूल्य के, ध्यान देना है क्या लिखा, ग्रीन बॉन्ड जारी करने का यहाँ पे बात की गई है। देखो, बॉन्ड जारी करने का मतलब है कि हमको पैसे चाहिए, हमें कुछ बनाना है, लेकिन पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारे ऊपर आपका विश्वास है, हम जो है बॉन्ड जारी कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से पेपर है, उस पर लिखा है कि ये बॉन्ड जो है जो एक तरीके से मान लो 5 लाख का है, तो आप बॉन्ड खरीदिए, अपने पास रखिए, 5 लाख हमें दीजिए। आप उसकी एक तरीके से समय सीमा होती है कि इतने टाइम बाद आप जो है अपना बॉन्ड लेकर के आइए, पैसे लीजिए विथ इंटरेस्ट, ठीक है, ये बॉन्ड होता है। और इसके यहाँ पे इसके आगे लिखा हुआ ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है कोई भी कंपनी अगर ग्रीन बॉन्ड जारी कर रही है, इसका मतलब उस पैसे का इस्तेमाल जो है पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों में करेगी। सड़क के किनारे जो है पेड़ लगाना, सड़क के बीच में पेड़ लगाना, पशुओं के लिए जो है अंडरपास बनाना, या फिर बाढ़ के पानी को जो है मैनेज करने के लिए, जितनी भी चीज़ें पर्यावरण से संबंधित हैं उन्हीं में इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा इस फंड का, ठीक है। तो हमारा जो NHAI है उसने 1000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं ताकि उसको फंड मिल सके हाईवे में पेड़ पौधे और चीज़ों को बनाने के लिए। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पर इन्होंने पैसे बॉन्ड जारी किए हैं पर्यावरण के अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए। ऐसी भाषा लिखी है कि बच्चों को समझ में ना आए कि पर्यावरण अनुकूल उपाय क्या है, मतलब कि ऐसे उपाय हम करेंगे जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हों। अब
लंबा 1000 किलोमीटर का हाईवे है, पता चला कहीं एक छोटा सा पेड़ भी नहीं लगा है। अगर हाईवे है, जगह खाली, उसके बगल में अगर हम इतनी हजार मतलब मान लो 50 किलोमीटर का ही है, 100 किलोमीटर का हम पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। तो इसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड जारी करके 1000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर 2024 के दूसरे सप्ताह में लॉन्च होने की उम्मीद है। और देखो ये होता है ना, कई कई कंपनियों पे और कई जो संस्थानों पे होता है कि आपको अपने जो है एक तरीके से जो भी आप ऋण ले रहे हो, जो भी पैसे का बंदोबस्त कर रहे हो, उसमें कुछ पैसे आपको जो है पर्यावरण पे खर्च करने होंगे। तो वो कंपनियां क्या कर सकती हैं, ये बॉन्ड खरीद सकती हैं। कल को सरकार को दिखा पाएंगे कि देखो हमने जो है 50 लाख या 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए जो है ऐसी योजनाओं में खर्च किए हैं जो पर्यावरण के अनुकूल रहने वाली योजनाएं हैं। ठीक है, तो वो कंपनियां भी खरीदते हैं। अब बात करें ग्रीन बॉन्ड की, तो समझाई दिया ऑलरेडी। फिर भी निश्चित आय वाले ऋण साधन होते हैं। आय तो निश्चित होती है। आपने 5 लाख का खरीदा है, अगर 2-4% जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जब भी आप उसको रिटर्न करेंगे या बॉन्ड वापस करेंगे तो पैसे आपको फिक्स मिलेंगे। निवेशकों से दीर्घकालिक ऋण पूंजी उधार लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि आज बॉन्ड लिया और जो है 2 महीने बाद वापस आए कि नहीं भैया हमको हमारा पैसा चाहिए। तो इन बॉन्ड में होता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। ठीक है, प्राप्त राशि का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कामों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, सोलर प्लांट्स लगा दिए, सोलर पैनल्स लगा दिए, स्वच्छ परिवहन, ग्रीन एनर्जी, या जो है ई रिक्शा चला दी उस एरिया में, ऑटो चला दिए, ई बाइक चला दी, जो भी चीज़ें हैं, जो है CNG बसेस चला दिया, पर्यावरण के अनुकूल बसेस चला दी, स्थायी जल प्रबंधन आदि के कामों के लिए किया जाता है। अब आते हैं हमारे NHAI पर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, 1988 में इसका गठन किया गया था, बहुत पुराना संस्थान है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में प्रशासनिक नियंत्रण में यह काम करता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का काम दिया जाता है इसको। रख रखाव का काम होता है कि भाई कहीं पे टूट फूट हो गई है, नेशनल हाईवे में जाओ सुधार के आओ। प्रबंधन को भी, उसको मेंटेनेंस का भी काम दिया था। सारे काम जो है यही देखता है। ठीक है, आज का हमारा अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नाम क्या लिखा है, महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण जो शब्द है कौन से धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर रहे, माना जाता है कि उन्होंने लास्ट में क्या है, बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये सब मान सकते हैं कि वहीं से आया हुआ है। तो ये जो है उनकी एक तरीके से जन्म तिथि या फिर जो है उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुण्यतिथि, जन्म तिथि नहीं बोलते हैं, ऐसे महापुरुषों के जन्म दिवस को हम पुण्यतिथि बोलते हैं। तो 59वीं पुण्यतिथि के पर यहाँ पर जो है 6 दिसंबर 2024 को मनाया जाने वाला है। इसको मना कौन रहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा सामाजिक न्याय, क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने काम किया था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से। अब मंत्रालय पूछा जाए कि ये जो है दिवस कौन मनाता है, कौन सेलिब्रेट करता है, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर मतलब कि जो है सामाजिक न्याय के कर्ताधर्ता थे। छुआछूत को हटाना चाहते थे, बराबरी लाना चाहते थे समाज में। तो क्या है, सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, ये इतना याद रहेगा। अब बात करें अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। बचपन में जो है उनको पानी पीने के लिए घड़े का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। जो है अगर बच्चे बाकी क्लास के अंदर बैठे हैं तो बाहर क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे, क्योंकि उस समय जो है छुआछूत बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इसके बावजूद देखो विदेशों में जाकर पढ़ाई की है इन्होंने, हमारा संविधान बना, प्रारूप समिति की अध्यक्ष रहे हैं, पहले हमारे देश से कानून मंत्री रहे, और मरणोपरांत इनको भारत रत्न भी दिया गया। इतने बड़े बड़े यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए उस व्यक्ति को जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रगल करने से कभी भी नहीं रुकना चाहिए। हो सकता है कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हो कल को बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ। ठीक है, तो जन्म है दलित हिंदू महार जो परिवार में 14 अप्रैल 1991 को तत्कालीन मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में। तो जन्म दिवस हुआ है 14 अप्रैल को। ठीक है, समाज सुधारक या न्यायविद, अर्थशास्त्री है, लेखक हैं, विद्वान हैं, विचारक हैं। 1932 में मूक नायक द लीडर ऑफ द म्यूट नामक एक परीक्षक समाचार पत्र भी जारी किया। 1930 में नासिक काला सागर मंदिर में सत्याग्रह शुरू किया। पुण्यतिथि का मतलब होता है किसी की डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, मतलब
इस दिन जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो अभी शुरुआत में मैंने एक शब्द जो है गलत बोल दिया था कि जन्म हुआ था, तो जन्म दिवस नहीं है, उनकी पुण्यतिथि मतलब 6 दिसंबर को उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टार्टिंग से चल रहा था, अभी क्लियर कर दिया। तो 6 दिसंबर को पुण्यतिथि मतलब जो है उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में यहाँ पर हर बार मनाया जाता है, लेकिन इसको मनाने का हमने शुरुआत कब की थी वो भी देखेंगे। तो 1932 में अम्बेडकर के महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट समझौता हुआ था। उसमें बोला गया था कि हमें जो है एक तरीके से नए नए जो है सिस्टम्स मत दो कि ये आपके लिए इतने सीटें कर देते हैं, यहाँ पर ये कर देते हैं। उनके बाद क्या हुआ था कि आपको जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो रिजर्वेशन जो है दलित समाज के लिए, SC ST के लिए यहीं से स्टार्ट हुआ था। 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1947 में यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही रहे हैं, याद रखिएगा। मरणोपरांत इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखो लिखा है 6 दिसंबर 1956 को यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। 1990 में यहाँ पे 1990 में अगर पूछे कभी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उनको मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया था? 1990 में। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे बोला जाता है। समझ में आगे सारे आर्टिकल आई होप अच्छे से पढ़े समझाए हैं मैंने। तो जितनी भी चीज़ें थी सारी हमने कवर कर ली हैं। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने अच्छे से पढ़ ली है। शॉर्ट नोट्स बना के रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे जो है वीडियोज़ टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।